स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व कर रहे थे और उसमें हम आज प्रयास करेंगे कि आज हमारा कम से कम ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर है वो आज समाप्त हो जाए 2025 का। तो ऑब्जेक्टिव का समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो इसको शुरू करने के पहले आप लोगों से आग्रह है कि जैसे ही आपके पास वीडियो जाए सबसे पहले आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और हम लोग 1 से 60 तक सोल्व कर लिए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो हमारा पीछे का है वह मिस्टेक से कहिए या उसको उस पर थोड़ा सा चूक हुआ है और इसको हमको थोड़ा सा उस दोनों क्वेश्चन को हमें सोल्व कर लेना है, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सीरियस होकर के हमारे लेक्चर को देखते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यह उस तरह के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो, ये हमारी शुभकामना है उनके साथ। और दूसरी चीज़ की यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे एक अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस बनाता है, तो हम लोग सदैव वास्तविक प्रतिबिंब कर दिए थे लेकिन सदैव आभासी किए थे। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आभासी, जैसे मान लीजिए कि आपका कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसमें अगर देखिए दो तरह का लेंस है, एक हमारा उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो इसमें से जो भी कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग होता है, दो पार्ट में हम बांटते हैं। तो कन्वर्जिंग में क्या होता है कि जो लाइट है वह एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है, पॉइंट पर आकर के सिमट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कुछ स्थिति होती है जहाँ पर आपको आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कभी आभासी तो कभी वास्तविक, ये दोनों प्रकार का इमेज इसमें आपको बनेगा अभिसारी लेंस में। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। हम लोगों का ये जो पिछला वीडियो में, ये हमको लगता है कि सबसे फर्स्ट वीडियो का ये लेक्चर होगा, तो वहाँ बी जो ऑप्शन हमारा पहले जो लगा था वो गलत था, उसको आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 से 60 तक में हमारा एक क्वेश्चन और है जो 30 नंबर है। ये चूँकि इतना फेमस जो क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, यानी मानव का जो नेत्र है, मानव का जो आँख है, उसमें किसी वस्तु का जो इमेज है वह कितने सेकंड तक अस्थायी रूप से आपके मेमोरी में रहता है, यानी आपके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब रहता है। तो हम लोग पिछले में 1/6 सेकेंड इसको क्या किए थे कि सही किए थे, जबकि होगा 1/16 सेकेंड। तो ये दो क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 61 से इसको शुरू करेंगे और आप लोगों से भी पूरा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा काफ़ी नज़रें टिका करके आप हर प्रश्न को देखिए और जहाँ कहीं भी लगता है कि आपको सजेशन देना चाहिए वहाँ हमें आप सजेशन दीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपके लिए हम अब से जो भी मिस्टेक 2 क्वेश्चन हुई है इसके लिए सॉरी, लेकिन इसके बाद हमारा जो प्रयास है कि आपको 100% बिल्कुल सही कंटेंट्स के साथ आपके मैट्रिक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो।
तो चलिए हमारा 60 तक हो गया है। आज हम शुरू करेंगे हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे आपको क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, और उसी क्रम में ये सांस लेने की जो प्रक्रिया है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये पौधों की प्रवृत्ति है। लेकिन चूंकि रात में क्या होता है कि सनलाइट नहीं रहता, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, जिसके कारण हरे पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। और इसलिए यदि देखा जाए तो रात में आपको ये हरे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जीवों की तरह। CO2 गैस हरे पौधे रात्रि में जीव जंतुओं की तरह ही इस गैस का निष्कासन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग अगर देखें तो पुराने समय में, आज के समय में तो लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे या उसके और बहुत पहले यदि बात की जाए तो लोग बड़ा बड़ा जो है बागीचा होता था, आम का या किसी फल का या जंगली जो पेड़ होते थे उसके बागीचे होते थे। तो लोग कहते थे कि रात में उसमें गाछी से होकर के नहीं जाना है, उस बागीचा से होकर के नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ भूत रहता है, आपको भूत जो है पकड़ लेगा। तो एक्चुअल में भूत नहीं पकड़ता था, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। क्योंकि रात में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है हरा पौधा, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, रात में ऑक्सीजन ले रहा है हरा पौधा जीव जंतुओं की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और किसी का अगर दम घुटने लगा तो आप समझ लीजिए कि पक्का विश्वास हो गया कि ये काम भूत का ही है। तो ये सब चीज़ है पहले हुआ करता था। लेकिन इसका अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो रात में क्या होता था कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। जैसे हम लोग दिन रात हर समय जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, लेकिन हरे पौधे सिर्फ रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रात में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते, रात में ये भोजन नहीं बना सकते। तो 61 का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 62 पर। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। यानी किण्वन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। फर्मेंटेशन को यदि देखा जाए तो यह एक प्रकार की आपको क्या है, केमिकल प्रोसेसेज है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ATP अणुओं का निर्माण होता है, और ATP अणु का जो निर्माण होता है इसमें ग्लूकोज का जो अणु है वो टूटता है। ग्लूकोज का हम जो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारे भोजन की बात नहीं है, यहाँ फर्मेंटेशन की बात हो रही है। फर्मेंटेशन में चूंकि आप जानते हैं कि जितने भी किसका फर्मेंटेशन होगा, किण्वन जो है किसी न किसी खाद्य पदार्थ का होगा। तो खाद्य पदार्थ चूँकि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट होगा तो फिर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज जो है वो भी जो है और सारा उसके जो पार्ट्स है उसमें वो टूटते हैं, और टूटने के बाद जो है ये 4 ATP, इसमें आपको 4 ATP क्या होता है, 4 ATP का निर्माण होता है। लेकिन 4 ATP में क्या होता है कि -2 ATP क्यों करेंगे, क्योंकि इनके अपने जो लाइफ प्रोसेसेज है, इस प्रोसेसेज को करने में 2 ATP खर्च हो जाता है। तो इस तरह से 2 ATP का विशुद्ध लाभ प्राप्त होता है फर्मेंटेशन में। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो हम 2 ATP को ये टिक लगाएंगे। 2 ATP हमारा बिल्कुल सही होगा, लेकिन ध्यान देना निर्माण 4 ATP का होता है, और 2 ATP जो है बाकी जो प्रोसेसेज है, केमिकल प्रोसेसेज है, उसमें एक्सपेंस हो जाते हैं, और इसके कारण 2 ATP का हमें प्योर जो है बेनिफिट प्राप्त होता है।
तो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य डायस्टोलिक दाब क्या होता है? नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। अब आप अगर देखिएगा तो एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। एक को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक बोलेंगे, सिस्टोलिक, और एक को हम बोलेंगे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है वो आपको ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है, और ये आपको 120 mmHg होता है, mmHg होता है। सिस्टोलिक जो है नॉर्मल अगर कहिएगा, सामान्य की बात हो रही है, तो 120 mmHg जो है ये वायु रक्तदाब का अगर आप देखेंगे तो उसका एक यूनिट है। और डायस्टोलिक ये जो निम्न यानी जो लो ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? 80 mmHg। mmHg इसको हम कहेंगे कि mmHg जो है आपको ये रक्तदाब का यूनिट है। तो नॉर्मल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो जो नीचे वाला है डायस्टोलिक, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर अगर सबसे पहले अगर वो चेक करेगा तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, रक्तदाब, इसको जो चेक करेगा डॉक्टर, तो आज के समय में तो कंप्यूटराइज जो है आपको मशीन आ गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटराइज जो मशीन है वो एक अच्छा रीडिंग नहीं देता है। वो हाथ में जो वो हाथ से फुलाने वाला जो होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो वो जो है आपको इसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। ये वायु दाब को इसी यंत्र की सहायता से मापा जाता है, और इसको डॉक्टर आपके बाह में क्या करेगा कि लपेट के, और उसके बाद वो स्पॉन्जी होता है जिससे उसको चिपका के और हवा उसको भरता है, जिससे यहाँ पर दबाव बढ़ता है। और उसके बाद एक रीडिंग होता है उसके पास, रीडिंग ग्लास में वो देखते रहता है कि आपका जो सिस्टोलिक है वह कितना है और डायस्टोलिक कितना है। और उसके बाद मान लीजिए किसी का अगर 130/90 है तो वो पुर्जा पर आपके 130/90 लिख देगा, ऊपर लिख देगा ब्लड प्रेशर। इस तरह से आप लोग भी पढ़ लिख के बनिए डॉक्टर, और ये 130/90 कर देगा किसी का। तो ये देखिए हाई है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है, जिसमें 120 जो है वो ऊपर का वायु दाब है सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो है डायस्टोलिक है। तो ये समझिए कि नीचे वाला भी अगर 60 से नीचे आ जाए तो खतरनाक हो जाता है, और ये 120 जो देख रहे हैं ये 90 से नीचे अगर आ जाए ऊपर वाला सिस्टोलिक, तो वो भी जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो खान पान है या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, इस पर ये डिपेंड करता है हमारा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से सामान्य जो डायस्टोलिक रक्तदाब है, नॉर्मल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी नीचे वाला है, वो कितना होता है? 80 mmHg से Hg होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए पर आप टिक लगा लेंगे इस तरह से, ये ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों के किस अंग में वाष्पोत्सर्जन होता है? तो पौधों के ये सब अंग है। आप तना देख रहे हैं स्टेम, पत्ती देख रहे हैं लीफ, और फूल देख रहे हैं फ्लावर्स, यही सब तो होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किस में होगा? जहाँ पर भी आपको पानी की मात्रा होगा उसी भाग में तो वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए
तो हम कह सकते हैं कि तना जो होते हैं, पौधों का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसमें भी कुछ पानी की मात्रा पाई जाती है, जो उसका स्टेम का जो बाहरी परत होता है उसमें। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बाहरी परत सूखा सूखा टाइप का रहता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में अंदर का जो पानी है वो वायुमंडल में आपको मिश्रित होता रहता है। और पत्ती जो देख रहे हैं उसका जो हरा रंग है, खास करके जो हरी पत्तियों की बात हो रही है, पत्ती यहाँ लिख दिया है, मीन्स मतलब हरी पत्तियाँ, ग्रीन लिप्स, तो उसमें भी आपको जल की मात्रा पाई जाती है और वहाँ पर भी इवेपोरेशन होता है, वो भी वाष्प के रूप में वायुमंडल में वो पत्तियों में उपस्थित जल जो है वो मिलती रहती है। और फूल जो देख रहे हैं, फ्लावर्स, इसमें भी जल की मात्रा होती है और इसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता है। ये ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो इस तरह से तना, पत्ती और फूल, इन सभी में आपको वाष्पोत्सर्जन होती है। तो 64 का डी हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अस्थि क्या है? व्हाट इज बोन? अस्थि क्या है? व्हाट इज ए बोन? अस्थि, बोन मीन्स अगर देखा जाए तो ये हड्डी होता है और कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो ये बोन जो है एक प्रकार का टिश्यू होता है। व्हाट इज बोन? तो ये एक प्रकार का टिश्यू होता है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर कोशिका को, तो सबसे पहले आपको कोशिका होता है, ये जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और कई कोशिकाओं के समूह मिल करके क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, यानी टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिल करके, और इसका समूह जब मिलता है तो उसके बाद क्या बनता है? अंग बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। और कई अंगों के समूह मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और सभी अंग तंत्रों के समूह मिल करके क्या करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हैं कि कोशिकाओं का समूह जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, वो टिश्यू होता है। और हमारा जो बोन है, हमारा जो हड्डी है, ये एक प्रकार का उत्तक है, एक प्रकार का टिश्यू है। तो हमारा सी विकल्प इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। प्लांट वेस्टेज आर स्टोर्ड इन। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। अपशिष्ट का अर्थ होता है बेकार पदार्थ। जैसे हम लोग जीव है और हम लोगों के शरीर में भी अपशिष्ट बनते हैं। और जो भी अपशिष्ट का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, जो, और वह हमारे शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे पसीना हो गया, या फिर आपको मूत्र हो गया, या फिर मल वगैरह हो गया, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है? यूजफुल नहीं है। उसके बाद बाल को भी हम एक अपशिष्ट मान सकते हैं। हमारे नाखून है, ये भी एक प्रकार के अपशिष्ट है, वेस्टेज है। और इसको देखते हैं कि हम हटा भी देते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो वेस्टेज होते हैं, ये जीवों में ही नहीं बनते हैं, ये वेस्टेज आपको पौधों में भी बनते हैं। तो पौधों में जो अपशिष्ट होते हैं, ये कहाँ पर स्टोर रहता है? पौधा के किस भाग में यह संचित रहता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये छाल में भी रहता है। पौधा का जो छाल होता है, जो हम लोग स्टेम पर से जो उजाड़ते हैं, या टहनी वगैरह पर से ऊपर वाला जो छाल है, वो क्या है? एक अपशिष्ट है। उसके बाद पत्तियों में भी ये स्टोर रहता है, लिप्स में भी स्टोर रहता है। उसके बाद आपको कोशिकीय रिक्तिकाएँ होती है। आप देखिएगा सेलुलर, ये कोशिका में एक जो सेलुलर वैक्यूल्स होता है, कोशिका के स्ट्रक्चर को आप पढ़िएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जब उसका एक आएगा तो हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे सेलुलर वैक्यूल्स। तो बहुत सारे सेलुलर जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें भी अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। किस में? इन सभी में, ऑल ऑफ दिस, यानी छाल में भी, पत्तियों में भी, और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी। तो इस तरह से अगर आपसे अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे कि पादप में पादप के उन अंगों के नाम लिखे
जिनमें अपशिष्ट संचित रहते हैं। 2 नंबर का पूछ दे तो हम कह सकते हैं कि पौधों के निम्नलिखित अंगों में अपशिष्ट संचित रहते हैं। एक नंबर पॉइंट में छाल में हो जाएगा, सेकेंड नंबर में पत्तियों में हो जाएगा, और थर्ड नंबर तीसरा हम कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3 अंग हम यहाँ, यानी इसी ऑब्जेक्टिव से आप अगर देखिएगा तो ऑल ऑफ दीज वाला में ये फैसिलिटी बनता है कि अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसकी भी संभावना बन जाती है हल करने का। नेक्स्ट, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क जो होता है उसको हम किडनी कहते हैं अंग्रेजी में। इसी वृक्क को हम क्या बोलते हैं? किडनी कहते हैं। ये हमारे शरीर में 2 पाए जाते हैं। तो इसका जो संरचनात्मक, इसको बनाने वाला जो इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, ये हमको बताना है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जैसे जीव शरीर की, जैसे हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, अगर कहा जाए कि मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो पूरे शरीर का रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। लेकिन इसी जगह अगर इस जीव शरीर के एक अंग वृक्क यानी किडनी की बात हो जाए, किडनी को ही वृक्क भी बोलते हैं, तो ये जो वृक्क है इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। और यदि आप देखिए तो यह रक्त से क्या करता है? ये किडनी का क्या कार्य है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करता है। इसका कार्य आप देख लीजिए। इसका जो वर्क ऑफ किडनी है कि यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने तथा मूत्र बनाने का कार्य करता है। यही किडनी का मुख्य रूप से कार्य है। यानी आपके रक्त में, आपके ब्लड में जितने भी वेस्टेज जमा होते हैं उस वेस्टेज को छान करके और हटा देता है ब्लड से। कौन हटाता है? ये वृक्क हटाता है। और छान करके उसको फिर जो वेस्टेज में पानी वगैरह या और भी अदर जो आपके लिक्विड पार्ट्स होते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थों के, या जो सॉलिड पार्ट्स भी उसमें हो सकते हैं, तो जितने भी पार्ट्स हैं सबको क्या करता है कि ये यूरिया मूत्र में कन्वर्ट कर देता है, और ये मूत्र के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट वर्क वृक्क का, किडनी का हमारे शरीर में है। यदि ये ठीक से काम अगर नहीं करे तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे? हमारे ब्लड में जमा हो जाएंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा, पैर में बराबर पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो यूरिया टेस्ट लिख देगा। यानी वो कहेगा कि भाई आपका जो ब्लड है उसका डायलिसिस करवाता है लोग, उसको बार बार जो है चेंज करना पड़ता है, उसको साफ करने का प्रॉब्लम होता है। तो बहुत बड़ी परेशानी से आदमी त्रस्त हो जाता है और आदमी मर जाता है, इसको फेस नहीं कर पाता है। इसलिए जो किडनी है वो हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, और इसलिए हमारा जो अपना लाइफ स्टाइल है और खान पान है, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारा जो तनाव का लेवल है, उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो ये ध्यान देना है कि जो वृक्क के इस किडनी को बनाने वाली और इसका जो क्या है फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसका नाम है नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन के ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन से ये बनता है। नेक्स्ट देखिए 68, क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे हम। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स आर, यानी पौधा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उस पदार्थ का हमें नाम बताना है। तो इस तरह से अगर 68 का देखा जाए तो टैनिन, ये भी पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। रेजिन, ये भी पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है।
और गोंद गम, ये भी पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो है ऑल ऑफ दी, जिनमें से सभी है, यानी टैनिन भी है, रेजिन भी है और गोंद भी है। आपको हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में पूछ दे कि पौधों के किन्हीं 3 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। आपको हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दे इसी से कि पौधों के किन्हीं 3 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखिए। अब लिखिए, ले लीजिए, ये हो गया आपको 2 नंबर का क्वेश्चन। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के वजह से कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को पढ़िए तो उसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको हो सकता है कि हम 1 से 80 तक अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो वेरी शॉर्ट में पूछ देगा, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो पौधों के अगर 3 उत्सर्जी पदार्थों के नाम अगर पूछे तो टैनिन, रेजिन और गोंद, ये सब चिपचिपे पदार्थ होते हैं और पौधों से निकलते हैं और ये जस्ट लाइक गम लाइक ही होते हैं ये टोटल के टोटल। तो इस तरह से देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं 69। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति, द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज, यानी हमें बहुत सी पुरानी बातें याद रहती है। तो जो बातें हमें याद रहती है, खास करके हम पढ़ते हैं या हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं या जो हमारे इमोशनल बातें हैं, बहुत सारी जो भावनात्मक बातें हैं, तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमें स्टोर रहती है। और उस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल। उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेरिब्रल या सेरिब्रम भी बोलते हैं उसको सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का एक भाग है। सेरिब्रम जो है ये, इसी को सेरिब्रम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम इसको बोलते हैं। तो सेरिब्रम इसको बोलते हैं और कभी कभी इसको सेरिब्रल भी बोला जाता है, कभी कभी इसी को सेरिब्रल भी लिख देता है। तो सेरिब्रल अगर लिख दे, सेरिब्रम अगर नहीं लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये मस्तिष्क का एक भाग है। और यहीं पर क्या होता है, हमारा जो स्मरण शक्ति है, जो हमारा मेमोरी है, यानी हमें जितनी भी बातें याद है वो हमारे सेरिब्रल वाले पार्ट में स्टोर रहता है, यही इसका सेंटर है। और हम जब सोचते हैं तब वहाँ से वो हमारे ब्रेन को क्या इन्फॉर्मेशन के रूप में आता है, और तब हम अपनी पुरानी बातों को या फिर हम जो याद करते हैं उसको हमें याद आ जाता है। तो ये सेरिब्रल या सेरिब्रम, ये स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। आप जानते हैं कि पौधों की जो वृद्धि होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक ऊर्ध्वगामी होगा, ऊर्ध्वगामी, और एक होगा अधोगामी। तो पौधा का अगर नीचे वाला पार्ट्स को अगर देखिएगा, जो ज़मीन के नीचे जड़ होता है तो वो नीचे की तरफ जाता है जड़, और जो ऊपर वाला भाग जो स्टेम होता है जिसमें आपको टहनी वगैरह निकला रहता है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उसका, तो ये ऊपर जो वृद्धि हो रहा है वो ऊर्ध्वगामी है, और नीचे जो वृद्धि हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी कहते हैं, डाउनवर्ड ग्रोथ कहते हैं। यानी एक अपवर्ड ग्रोथ हो जाएगा और एक डाउनवर्ड ग्रोथ हो जाएगा। तो जड़ का अधोगामी जो वृद्धि होता है वो क्या कहलाता है, तो चूंकि आप देखिएगा कि यहाँ पर जलानुवर्तन एक दिया है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी पानी जमीन के नीचे रहती है, इसके कारण जड़ जो है नीचे भागता है। इसका कारण ये यानी जल के प्रति ये क्या होता है, इसमें उद्दीपन होता है। रसायनानुवर्तन, यानी इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो नीचे की तरफ इनको उद्दीपित करते हैं, नीचे की तरफ वृद्धि करने के लिए। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के खिलाफ ये वृद्धि करते हैं, लाइट में ये डेवलप नहीं हो सकते इसलिए ये नीचे की तरफ भागते हैं। और लास्ट है
गुरुत्वानुवर्तन या फिर जो है जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके प्रति इसमें उद्दीपन होता है। तो ये जड़ का जो नीचे की तरफ जो वृद्धि होता है, इस वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है उसको अगर हम देखें, क्या कहा जाएगा उसको? गुरुत्वानुकर्तन, जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, यानी इसको जियोट्रॉपिज्म, ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण क्या होता है कि जड़ की वृद्धि नीचे की तरफ होती है और प्रकाश के प्रति होता तो ऊपर भागता। तो इस तरह से गुरुत्वानुवर्तन इसको हम लिखेंगे। और इस तरह से अगर देखिए तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 71। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कुछ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये किस अंग से स्रावित होता है? एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन्स है और यह किससे इसका स्राव होता है एस्ट्रोजन का? तो इसका अगर स्राव देख लिया जाए तो अंडाशय द्वारा होता है। ये अंडाशय, ओवरी, वो ये ओवरी जो होता है, अंडाशय, ये अंग है, कहाँ पाया जाता है? ये स्त्रियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है ये अंग। तो ये ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है। ये एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो मनुष्य के अंदर क्या करता है कि महिलाओं के अंदर आपको जो प्यूबिक पीरियड होता है, यानी जैसे कुछ पार्ट से जैसे आँख वगैरह से बाल वगैरह निकलना, तो इस पीरियड से ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो सेक्रेशन है ये स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो यौन उत्तेजना है इसमें वृद्धि होती है। ये उत्तेजना को में वृद्धि होती है, यानी ये समझिए कि ये जो एस्ट्रोजन है इसका स्राव होना लगभग जो प्यूबिक पीरियड होते हैं उस समय से ये इस हार्मोन्स का स्राव होना शुरू हो जाता है। और जो अंडाशय है, ओवरी है, वहाँ से ही ये आपको निकलता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का स्राव महिलाओं में होता है और ओवरी से होता है। नेक्स्ट आप देखिए 72। स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जिसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी स्वपरागन होता है? तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जीव जंतुओं में आपको रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्रजनन की प्रक्रिया पाया जाता है जीव जंतुओं में। किसमें पाया जाता है? जीवों में। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी तो संख्या बढ़ती है। फ्लावर्स वगैरह को आप देखिएगा कि बहुत भारी संख्या में आपको पौधों में निकले हुए रहते हैं। तो आखिर ये कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं? तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ हो गया कि ये इसमें कोई दूसरा एक ही पार्टनर इसमें शामिल होता है। जैसे आप देखिएगा तो आप जीव में देखिए तो एक मेल और एक फीमेल हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको चूँकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, खुद जो है एक ही पौधे इसमें आपको इस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, तो इसको किस तरह का पौधा कहा जाएगा? तो इसको बाइसेक्सुअल कहा जाएगा। बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, उभयलिंगी या इसी को द्विलिंगी भी लिख सकता है। उभय का मतलब होता है दो, उभय का मतलब होता है दो, तो इसको हम द्विलिंगी भी कह सकते हैं। उभयलिंगी या इसी को हम द्विलिंगी भी कह सकते हैं। द्विलिंगी आप जानते हैं कि आप फॉर्म वगैरह भरने जाइएगा तो उसमें लिखा रहता है कि सेक्स, इस कॉलम में आपको एक मेल होता है और एक फीमेल आप भरते हैं। तो मेल और फीमेल क्या हो गया? ये कोई जीव स्त्री है या पुरुष है इसकी पहचान है। तो अगर पुरुष है कोई जीव तो उसको हम मेल कहते हैं, और स्त्री है अगर कोई जीव तो उसको हम फीमेल कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल चूँकि इसी जब मिलते हैं तब रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन पेड़ पौधों में चूँकि ये दोनों मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गन्स होते हैं
वो एक ही पौधों में पाए जाते हैं। यदि एक ही पौधों में नर और मादा दोनों, क्योंकि पौधों में भी नर और मादा तो होंगे ही, मेल और फीमेल तो होंगे ही, तभी तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी, अपने जैसे दूसरे पौधों को वो उत्पन्न करेंगे। तो इनके जो मेल और फीमेल्स दोनों जो ऑर्गन्स होते हैं वह एक ही पौधों में होते हैं, और इसी के कारण इनमें स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इनको जो है दूसरे किसी पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? तो उभयलिंगी पौधों में होता है, और उभयलिंगी को अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और उभय का अर्थ होता है दो, इसलिए उभयलिंगी के जगह द्विलिंगी भी आपको ऑप्शन दे सकता है। इसको ठीक से आप यहाँ लिख ले सकते हैं, द्विलिंगी या द्विलिंगी, द्विलिंगी पौधे हम इसको बोल सकते हैं। यानी दोनों लिंग, दोनों मेल और फीमेल दोनों जो आपको ऑर्गन्स है ये पाए जाते हैं किसमें? उभयलिंगी पौधों में, और इसी के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसको दूसरे पेड़ पौधों की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय इसमें दे रहा है एंडोमेट्रियम, फंड्स और योनि। इन विच पार्ट ऑफ द यूटेरस डज द एम्ब्रायो डेवलप। यहाँ एक दे रहा है एंडोमेट्रियम, एक दे रहा है आपको फंड्स, ये देख रहा है वेजाइना, और एक है नन ऑफ दिस। तो यहाँ जो 4 पार्ट्स लिखा है कि आखिर ये यूटेरस के पार्ट्स की बात हो रही है। यूटेरस जहाँ पर आपको भ्रूण, यानी कह सकते हैं कि ये जब एक तरह से हम इसको बोलेंगे कि जब किसी जीव का जन्म होता है तो जन्म के पहले वह कहाँ रहता है? अपने माता के गर्भ में ही वह रहता है, अपने यूटेरस में रहता है। तो उसका जो यूटेरस यानी पूर्ण रूप से जो उसकी शारीरिक संरचना किसी जीव की बनती है, तो उसका जो प्रारंभिक अवस्था है उसको हम भ्रूण कहते हैं। वो भ्रूण के रूप में रहता है, उसी भ्रूण को हम एम्ब्रायो कहते हैं। तो आखिर गर्भाशय के ये सभी अंग है, 3 अंगों का नाम दिया जो गर्भाशय के अंग है, इसमें से किस अंग में ये पाया जाता है? आपको भ्रूण। तो अगर हम भ्रूण की बात करें तो ये एंडोमेट्रियम में पाया जाता है। एंडोमेट्रियम ये गर्भाशय का एक भाग है, और इसी एंडोमेट्रियम में क्या पाया जाता है? भ्रूण जो है ये डेवलप होता है, भ्रूण का विकास होता है एंडोमेट्रियम में। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो यहाँ पर दिया है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका और शुक्र वाहिका। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इस तरह से ये बहुत ही आपका 74 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कि चूँकि ये पुरुष में शुक्र वाहिका ये पुरुष जननांग में पाया जाता है। जो मेल है क्या है? जेनिटालिया है, मेन जेनिटालिया है ये, यानी पुरुष जो जननांग है, पुरुषों के जो जनन करने वाले अंग है, उन अंगों में से एक अंग है जिसका नाम है शुक्रवाहिका। यानी इसको हम बोलते हैं क्या? वास डिफरेंस, यानी ये आपको क्या है? पुरुष जननांग है, शुक्रवाहिका। इसी से शुक्राणु निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं। तो ये आपको पुरुष जननांग में केवल ये पाया जाने वाला जो भाग है ये शुक्र वाहिका है, और इसी को हम बोलेंगे वास डिफरेंस। तो ये हमें ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 75। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का अगर हम विचारधारा की बात करें, इसके थ्योरी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो ग्रेगर मेंडल साहब है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है।
इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसके अंदर कोई भी जीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं और जो जीव जो बच्चा जन्म लेता है उनमें उनके माता पिता के कुछ गुण पाए जाते हैं। तो इसी के का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और आगे जब आप जाएंगे तो एक यूनिट ही बड़ा सा पढ़ना होगा आपको 12th क्लास के साइंस वगैरह में, 11th वगैरह में, जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। और ये मटर के पौधों से ही इसका प्रयोग किया था, सैंपल के रूप में लिया था मटर के पौधे को। आज के समय में देखिएगा तो कितने क्रॉस करके जो है कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ गए हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे आपको मार्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला आपको सब्जी मिल जाएगा, बड़ा बड़ा सा बैगन आपको मिल जाएगा। आप उसके बाद आप टमाटर देखिए, वो भी एक समझ रहे हैं कि ये फॉरेन है, हालांकि ये सभी तो विदेशों से ही आए हैं, लेकिन अभी के समय में क्या है कि उसको क्रॉस करके और उसको बड़ा खूबसूरत दिखने वाला बना दिया है। अब डिपेंड करता है कि उसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं, पोषक तत्व पर्याप्त रूप से है कि नहीं। तो चूँकि हम लोग इस देश के रहने वाले लोग हैं तो जो देसी चीज़ें हैं उसमें हम समझ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो आपको क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है और जिस जलवायु में उसको उत्पन्न किया गया उसके बीजों को, तो उस जलवायु के लिए वो उपयुक्त रहा होगा। हमारे जलवायु के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए हमारा जो देसी जो भी खाद्य पदार्थ है, जो फूड आइटम्स है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो खैर चलिए, अब तो ये बहुत सारा क्रॉस करके आपको बना दिया गया है। और शुरू में ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, ये मटर के पौधों को सैंपल के रूप में चुना था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक मटर से दूसरे प्रकार के मटर का जो उन्होंने उत्पन्न करके बताया था कि देखिए किस तरह से इसके पुराना वाला जो मटर है इसका गुण इसमें पाया जा रहा है। तो इसकी नींव जो है 1866 ईस्वी में इन्होंने रखा था आनुवंशिकी की। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब 1866 ईस्वी में आपको ये आनुवंशिकी जेनेटिक्स की नींव रखा था। तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है, ईस्वी सन वगैरह भी कभी कोई पूछ देता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 76। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ पादरी थे? मेंडल वाज प्रीस्ट ऑफ ए क्रिश्चियन मोनास्ट्री ऑफ विच कंट्री? आप को बताना है कि आखिर जो जॉन ग्रेगर मेंडल साहब थे यह किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो ये फादर थे। ये ईसाई लोगों का जो गिरजाघर होता है जहाँ पर ये लोग अपना प्रे वगैरह करते हैं, तो उसका जो पुजारी होता है उसको हम पादरी कहते हैं और उसी को हम फादर भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के मठ के पादरी थे। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया होना चाहिए इसका। ये एक कन्फ्यूज चीज़ आ रहा है। इसको 76 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के मठ के पादरी थे ये। मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के एक पादरी थे? ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया जो है आपको हम समझते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें ऑस्ट्रिया की एक बहुत बड़ा रोल थी। ये भी एक कारण था। जो आप जो हिस्ट्री वगैरह में आप उसको पढ़िएगा तो उसी ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे आपको ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। और ऑस्ट्रिया के ईसाइयों के मठ के एक पादरी थे, एक फादर थे। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? अब देखिए ये एक साइंटिस्ट है। ये हम एक तरह से देखिए तो ईसाइयों के मठ के एक फादर है और उसके बाद ये साइंस के जरिए, यानी कहने का मतलब है कि कुछ जो अंधभक्ति होती है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हम इन्हें बोल सकते हैं। अब जैसे हमारा किसी रिलीजन्स पर ऑब्जेक्शन करना मेरा व्यू नहीं है, हमारा व्यू है कि सच को सच कहे। तो ये देखिए कि एक साइंटिस्ट पैदा हो रहा वहाँ से और उसके बाद अपने रिलीजन्स को ही मान रहे हैं, पादरी धर्म को ही मान रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए बहुत खूबसूरत बात है कि ये जो है इससे बिल्कुल अलग हट करके, और देखिए किस तरह से ये आपको आनुवंशिकी की खोज कर रहे हैं ये मेंडल साहब। तो ऑस्ट्रिया
के मठ के पादरी थे और इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पैदान पर अवस्थित है? वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पैदान पर कौन अवस्थित है? तो हम इसका अगर ध्यान दें तो सबसे ऊपर क्लास आता है, वर्ग। और वर्ग के बाद अगर आप देखिए तो गण, परिवार, वंश कह सकते हैं कि वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद परिवार, उसके बाद वंश, और कई वंश मिल करके एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि वर्गीकरण का जो सबसे ऊपरी पायदान है, इस पर कौन अवस्थित है? वर्ग। अगर जीवों का वर्गीकरण किया जाए, मानव का ही अगर वर्गीकरण किया जाए या किसी जीव का वर्गीकरण अगर किया जाए तो उसके सबसे ऊपरी पायदान पर वर्ग आता है। और एक वर्ग के अंदर समान गुण धर्म वाले जो जीव है वो आते हैं। और आगे जाकर के आप इस आधार पर आप देखिएगा कि बहुत सारे वर्ग में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में। तो वो जब आएगा तो देखा जाएगा तो वर्गीकरण जो हम जीवों का करते हैं उसमें वर्गीकरण में सबसे ऊपर हम लोग वर्ग को रखते हैं। और एक वर्ग में बहुत सारे जीव आते हैं जिन गुणों में कुछ समान, जिनमें कुछ समान गुण पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो बहुत कम मात्रा में किसी उत्पादित जो वस्तु है, जिसका भी जो भी प्रोडक्ट है उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा का उपभोग करता है, यानी बहुत कम खाता है, जिसको हम बोल सकते हैं दुनिया में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें हमारा आ जाएगा बैक्टीरिया भी आ जाएगा, जीवाणु और कवक। ये बहुत ही सूक्ष्म उपभोक्ता है, बहुत कम जो है ये कंज्यूम करते हैं, नष्ट करते हैं किसी चीज़ को, यानी खाते हैं अपने जीवन के लिए। तो ए और बी हम कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड फंगस, यानी जीवाणु और कवक। इसमें हमने शैवाल, एल्गी को नहीं लिया, शैवाल को हमने नहीं लिया है, जीवाणु और कवक को लिया। उसके बाद चलिए 79। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो जो मांसाहारी जीव है, मनुष्य की बात नहीं की जाएगी, मनुष्य सर्वाहारी है। क्योंकि हम लोग क्या है कि मनुष्य में देखिएगा तो वो पेड़ पौधों को भी खा जाता है और जीव जंतुओं को भी खा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये ओमनीवोरस होता है ना, सर्वाहारी, ये सब कुछ खा लेता है मनुष्य। तो मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है? इसमें से किस प्रकार का कंज्यूमर है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शियरी कंज्यूमर है? तो अगर हम देखें तो ये आपको तृतीयक उपभोक्ता, कौन सा उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता है, टर्शियरी कंज्यूमर। अब तृतीयक उपभोक्ता का अर्थ आप समझिए। सबसे पहले आप देखिए मांसाहारी जीव, जैसे हम ले लेते हैं बाघ के बारे में, बाघ हो गया, या आप एक और ले लीजिए मांसाहारी जीव जैसे शेर। अब ये किसको खाया? तो मान लीजिए हिरण को खा गया ये, या किसको खाया? बकरी को खा गया। और हिरण बकरी ये तो दोनों शाकाहारी है, हो सकता है एक और मांसाहारी जीव भी ले लीजिए, जैसे कुत्ता है, इसको भी खा गया। तो कुत्ता मनुष्य की तरह ही सर्वाहारी है। आपको ये खाद्य पदार्थों, जो पेड़ पौधों से उगने वाले पदार्थों को भी खाता है, ये आपको जीवों का शिकार करके भी खाता है। तो ये हिरण और बकरी और कुत्ता, इसको मान लीजिए कि खा रहा है कौन? बाघ या शेरकारा, चूंकि ये मांसाहारी है। तो एक उपभोग किया, ये कितना नंबर पर हो गया? ये द्वितीयक हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया। क्यों? अब ये किसको खा रहा है? ये पौधों को खा रहा है, पौधों को खा रहा है। और ये किसको खा रहा है? तो यहाँ जो हम कह सकते हैं कि अपना जमीन में उपस्थित जो भी जो अन्य पदार्थ है उसका उपभोक्ता कौन है? पौधा है।
जैसे मान लीजिए कि जल और मिनरल्स वगैरह ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसके बाद सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है जा कर के पत्ती में इकट्ठा होता है और वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो पहला नंबर तो ये पौधा जो है इन सारे चीज़ों को खा करके और क्या कर रहा है, एक जगह स्टोर कर रहा है। तो पौधा प्रथम उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी, अब पौधा को फिर खा गया, कौन खा गया, ये हिरन बकरी खा गया, तो ये दूसरे नंबर का उपभोक्ता हो गया, सेकंड कंज्यूमर हो गया। अब इसको खा गया बाघ और शेर, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो आप जो है ये जो कंज्यूमर टेबल जो आप देख रहे हैं, इसको आपने बेहतर ढंग से भी समझा होगा कि ये मांसाहारी कोई भी जो जीव होता है, बाघ शेर को एग्जाम्पल के रूप में लिए थे, ये टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरह से 79 क्लियर हुआ। और अब चले हम आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव, जो हम समझते हैं कि ये 2-2 नंबर का प्रश्न, आपको 8-8 प्रश्न होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो हम लोग तो 24 के 24 करेंगे, लेकिन आप लोगों को 4-4 प्रश्न का जवाब देना होगा, नहीं 8 या 24 नंबर का ये होगा। इधर आपका हो गया कितना, 80 में से 40 बनाइएगा, 40 नंबर, तो 40 से 24 64 नंबर इससे हो जाएगा। और उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो 64 के बाद उससे कुछ आएगा 20 नंबर लास्ट में जो प्रैक्टिकल बचता है, तो उसमें 17, 18, 19 जनरली आ जाता है स्टूडेंट्स को। तो ज़्यादा मेहनत आप लोगों को इस पर करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोषीय स्तर को प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, तो पहले आप देखिए कि बकरी किसको खाया, पौधों को खाया, पौधों को खाया। तो इस पौधों का जो आपको पोषक तत्व है उसका कितना % इस बकरी को मिलता है, तो इसी को हम पोषीय स्तर कहते हैं। तो आप अगर देखिए, तो अगर पौधों को बकरी खा रहा है या फिर हिरन खा रहा है, तो उसको इसका 10% ही प्राप्त हो रहा है। 10% जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस बकरी को प्राप्त हो गया। और इस बकरी को अगर शेर खाया तो इसको भी क्या हुआ, अब ये 10% जो है इसके लिए 100% है, तो जो 100% इसका हिस्सा है, इसमें से मात्र 10% इसको मिल रहा है। यानी हम समझ सकते हैं कि जो पोषीय स्तर होता है उसके प्रत्येक स्तर पर अगर हम ऊपर के तरफ अगर हम देखें, तो ये क्या होता है, ये स्तर को स्थानांतरित होता है, हर स्तर पर अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है। 10% उसको ट्रांसफ़र किया, वो 10% उसको ट्रांसफ़र किया, तो ये जो प्रोसेस चलता है, तो व्हाट % ऑफ टोटल एनर्जी is transferred to the next trophic level at each trophic level of the food chain। यानी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है, तो 10%। 10% ऊर्जा ही अगले पोषीय स्तर को ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से आज हमारा जो क्लास 10th का 2025 का जो PYQ है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 80 तक हमारा पूरा हुआ। आप लोगों से आग्रह है कि आप 1 से 80 नंबर तक के प्रत्येक प्रश्न को आप पूरे गौर से आप सुने, उसके नोट्स बनाएं और बार बार इस लेक्चर को देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपके सब्सक्राइबर बढ़े। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट है उसको शुरू करेंगे और ये समाप्त होगा, तब हम कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है इसका उठाएंगे। और चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट्स हो, समझने में परेशानी हो या कहीं मिस्टेक्स वगैरह अगर हो जाए, तो आप निश्चित रूप से गौर से देखेंगे, तभी आप हमें बता सकते हैं। और इससे आपके कॉन्शसनेस लेवल का, आप कितना सीरियस है अपने पढ़ाई के प्रति, इसका भी हमें पता चलेगा। तो इस तरह से यहीं पर हम आपको आपके एग्ज़ाम जो है उसके शुभकामना के साथ हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं।